नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बीइंग एस्पिरेंट की इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। आज हम लोग फिर से बाल मनोविज्ञान के क्वेश्चन अभ्यास करने वाले हैं, जिसका पहला पार्ट हमने अधिगम के नाम से कर लिया था। यदि आप में से कोई नहीं देखी होंगी तो जाकर उसको देखिएगा, ये उसका सेकंड वाला पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। और इस वाले में भी मैंने 25 सवाल लिए हैं जिसको आपको सॉल्व करने हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल आपको बताने हैं यहाँ पे, थॉर्नडाइक के अनुसार अधिगम के प्रमुख नियम नहीं है, आपको बताने हैं। लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ रियलिटी क्या नहीं है। चलिए, इसको हमने पढ़ लिया था पहले वाले पार्ट में, अगर आपने देखा होगा तो, जिसमें मैंने आपको बताया था थॉर्नडाइक के अनुसार यहाँ पे 8 नियम दिए गए थे, जिनमें से 3 प्रमुख हुआ करते थे और 5 गौण हुआ करते थे। चलिए बनाइए। लॉ ऑफ एक्सरसाइज यानी कि अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट यानी कि प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस यानी कि तत्परता का नियम। चलिए बनाइएगा। तो क्या हो जाएगा, ये 3 वाला सही हो जाएगा और चौथा वाला शामिल नहीं है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 यानी कि लॉ ऑफ रियलिटी थॉर्नडाइक के अनुसार अधिगम के प्रमुख नियम नहीं हैं। चलिए अगला सवाल को देखिए। इस सवाल में आपको बनाने हैं, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत दिया है। स्किनर, थॉर्नडाइक, एडमिन, गुथरी या चैडविक, किसने दिया है क्रिया प्रसूत अनुबंध का नियम। चलिए बनाइएगा ये सारे। तो क्या हो जाएगा सही जवाब इसका, क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत दिया गया है स्किनर के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखते हैं। बताने हैं, बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत व्यवहारवादी सिद्धांत के तहत पुनर्बलन का सिद्धांत किस पर प्रयोग किया गया है। आपको बताना है किस पर ये टेस्टिंग करी गई है पुनर्बलन के सिद्धांत को। कबूतर पर, कुत्ते पर, चूहा पर या उपयुक्त सभी पर, किस पर किया गया है। इसको दिया गया था CL हॉल के द्वारा। आगे सवाल बनाया है मैंने इस पर। चलिए बनाइएगा इसको। क्या हो जाएगा सही जवाब इसका, ये व्यवहारवादी सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं पुनर्बलन के सिद्धांत, और इस पुनर्बलन के सिद्धांत में किस पर प्रयोग किया गया है आपको बताने हैं। क्या हो जाएगा सही जवाब, तो क्या हो जाएगा सही जवाब इसका, तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 यानी कि चूहा सही हो जाएगा। किसने किया था, CL हॉल ने किया था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। को सॉल्व करो। यहाँ आपको बताने हैं विकार संबंधित नहीं है। एक तरफ विकार दिया हुआ है और एक तरफ विकार किस टाइप का है वो दिया गया है, और इसमें आपको जो मैच नहीं करता है वो बताना है। चलो बताओ क्या हो जाएगा सही जवाब इसका। डिस्ग्राफिया लेखन संबंधी, डिसकैल्कुलिया गणित संबंधी, डिसलेक्सिया पठन संबंधी, हाइपरलेक्सिया पठन संबंधी। चलिए बनाइए। हमने इसको ट्रिक से थोड़ा सा याद किया था, अगर आपने देखा होगा पिछला वाला वीडियो तो आपको याद आ जाएगा। चलो बनाओ क्या हो जाएगा। डिसग्राफिया, ग्राफिया यानी कि लिखना, लेखन से संबंधित है तो ये सही हो जाएगा। डिसकैल्कुलिया, कैलकुलेटर जो कि गणित से संबंधित होता है तो ये भी सही हो जाएगा। डिसलेक्सिया पठन संबंधी, डिसलेक्सिया पठन संबंधी जिसमें हमने क्या देखा था, वर्णों को उल्टा पढ़ता है, जैसे कि वॉस को 100 पढ़ लिया, और इसी तरह से वो मिरर टाइप का पढ़ता है, मिरर से जो रिफ्लेक्ट करता है उसके जैसे पढ़ता है, तो उसे कहते हैं डिसलेक्सिया। तो ये भी सही हो जाएगा। अगला देखो, हाइपरलेक्सिया तब आ जाता है जब एक छोटे बच्चे को, 8 साल के बच्चे को 16 साल का या फिर 10 साल का या फिर अपनी उम्र से ज़्यादा उसको सिखाया जाता है, तो उसे कहते हैं हाइपरलेक्सिया। उसकी उम्र से वो 2 गुना वो सीख पाता है, तो उसे कहते हैं हम हाइपरलेक्सिया। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखते हैं। चलो इस सवाल को सॉल्व करो। आपको यहाँ बताने हैं, बाल मनोविज्ञान के अधिगम सोपान सिद्धांत को सरल से जटिल की ओर जमाना है। चलो ऑप्शन देखो। संकेत, शाब्दिक सहचर्य, सरल श्रृंखला, शाब्दिक सहचर्य, सरल श्रृंखला, संकेत उद्दीपक, शाब्दिक सहचर्य, संकेत उद्दीपक अनुक्रिया, संकेत उद्दीपक, सरल श्रृंखला, शाब्दिक सहचर्य। क्या हो जाएगा, ये सवाल आपके लिए नया है। चलिए बनाइएगा, क्योंकि यहाँ से सवाल बने हुए हैं इसलिए मैंने इसे ले लिया था। चलो बनाना, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा सही जवाब इसका। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि संकेत उद्दीपक सरल श्रृंखला शाब्दिक सहचर्य हो जाएगा, जो कि मैंने शुरुआत के 4 लिए हुए थे। इसके 8 टाइप्स होते हैं। 8 टाइप में बाकी के कौन कौन से होते हैं, शाब्दिक सहचर्य के बाद में होता है विभेदन, संप्रत्यय, सिद्धांत और समस्या समाधान। तो ये 4 बाकी और होते हैं जिसको आप लोग इसके साथ में लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में। ठीक है, चलो समझ आ गया। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखते हैं।
चलो इस सवाल को सॉल्व करो। यहाँ पे आपको बताने हैं जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता है तो क्या कहलाता है। नकारात्मक स्थानांतरण, सकारात्मक स्थानांतरण, धनात्मक स्थानांतरण, शून्य स्थानांतरण, क्या कहलाता है। चलो बताना क्या हो जाएगा सही जवाब इसका। इसके बारे में भी हमने पढ़ा था। अधिगम स्थानांतरण की 3 प्रकार हमने पढ़ी थी, धनात्मक, नकारात्मक और शून्य। चलो बनाओ इसको, क्या हो जाएगा सही जवाब इसका। पिछला सीखा हुआ आज के सीखने में कोई बाधा नहीं डालता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, धनात्मक कहते हैं। धनात्मक अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। तो इस सवाल में वही बोला गया है, जब पूर्व का अधिगम, पूर्व में सीखा हुआ यदि नई सीखने में कोई सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता है तो उसे हम कहते हैं धनात्मक स्थानांतरण। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। समझ आ गया। पिछला वीडियो भी एक बार देख लीजिएगा। चलो अगला सवाल देखते हैं। सवाल को सॉल्व करो। यहाँ आपको बताने हैं आस्था का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। कोर्ट लेविन, अल्बर्ट मैकडूगल या जीन पियाजे, क्या हो जाएगा सही जवाब इसका। आस्था का सिद्धांत के प्रतिपादक पूछा है। आस्था के सिद्धांत को ज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी कहा जाता है। चलो बताना क्या हो जाएगा सही जवाब इसका। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 यानी कि जीन पियाजे हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखते हैं। पुनर्बनन का सिद्धांत से संबंधित सवाल है। आपको बताना है इसे किसने बताया था, किसने दिया था। पुनर्बनन का सिद्धांत कोहलन, थर्नडाइक, एडवर्ड, C.L. हॉल। अभी स्टार्टिंग में आपको बताया था मैंने। चलिए बताइए क्या हो जाएगा। पुनर्बनन का सिद्धांत जिसको चूहे पर प्रयोग किया गया था, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 यानी कि C.L. हॉल हो जाएगा इसका सही जवाब, जो कि चूहों पर किया गया था। और पुनर्बनन को याद रखना व्यवहार का सिद्धांत भी कहा जाता है। किसको, पुनर्बनन को किसने दिया था, C.L. हॉल ने दिया था। और किस पर प्रयोग किया गया था, चूहों पर प्रयोग किया गया था, जो कि पिछले बार आया हुआ सवाल है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। संज्ञात्मक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। आपको बतानी है संज्ञात्मक विकास का सिद्धांत अब किसने दिया है, किसने दिया है। B.F. स्किनर, जीन पियाजे, एडमिन या उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए, और इन्होंने अपने ही बच्चों पर ये वाला प्रयोग किया था। अभी आपने पढ़ा था आस्था का सिद्धांत, जिसे आपको ज्ञानात्मक सिद्धांत के नाम से भी जानना है, और उसी को कहा जाता है संज्ञात्मक विकास का सिद्धांत। क्या नाम था, एक था आस्था का सिद्धांत, दूसरा था ज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, और तीसरा ये क्या है, संज्ञात्मक विकास का सिद्धांत। तीनों एक ही सिद्धांत के नाम है, जिसको अपने ही बच्चे के ऊपर करा गया था। किसने दिया था, अभी आपने सॉल्व किया। क्या हो जाएगा सही जवाब इसका, ऑप्शन नंबर 2 यानी कि जीन पियाजे हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, इस सिद्धांत से संबंधित सवाल बन सकते हैं। चलो अगला सवाल देखते हैं। चलो इस सवाल को बनाओ। यहाँ आपको बताने हैं 10वां नंबर का सवाल है। अधिगम अक्षमता के प्रकार नहीं है, वातावरण संबंधी, सामाजिक संबंधी, शारीरिक संबंधी, वंशानुगत संबंधी, क्या हो जाएगा सही जवाब इसका। चलिए बनाइएगा। अधिगम अक्षमता पूछा है, ये क्या होता है, जब किसी अधिगम मतलब क्या होता है, लर्निंग यानी कि सीखना, हमने पढ़ रखा है। और अधिगम अक्षमता यानी कि जब किसी बच्चे में ये कमी होती है, अधिगम की कमी होती है, यानी कि सीखने की क्षमता नहीं होती है, तो वो अन्य बच्चों की तुलना में वो पीछे रह जाता है, तो उसी को कहते हैं हम अधिगम अक्षमता। तो वही बताना है प्रकार कौन सा नहीं है। क्या हो जाएगा, वातावरण संबंधी रहता है, शारीरिक संबंधी रहता है, वंशानुगत रहता है, तो क्या हो जाएगा, सामाजिक संबंधी अक्षमता प्रकार नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलो यहाँ पे अधिगम का परिणाम है, अधिगम का परिणाम है रूपांतरण एवं विकास, अधिक सूचना प्राप्त करना, पूर्ण अनुभव का उपयोग करने की उपयोगिता या मस्तिष्क में नवीन ज्ञान का संचय, क्या हो जाएगा। अधिगम का परिणाम क्या है, इसको भी कर लिया था शायद हमने। चलिए बनाइएगा, क्या हो जाएगा, अधिगम का परिणाम होता है रूपांतरण और विकास। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलो सवाल को देखो, सवाल को देखो। यहाँ पे एक तरफ प्रतिपादक दिया हुआ है और एक तरफ उसके सिद्धांत दिए गए हैं उनके द्वारा, तो जो यहाँ पे सुमेलित है आपको उसको टिक करना है। चलो ऑप्शंस देख लो।
कोहलर अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, पावलोव सीखने की पुनर्बलन का सिद्धांत, थर्नडाइक त्रुटि का सिद्धांत या उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा सही जवाब यहाँ पे आपको बताने हैं। चलो बनाओ। एक तो अभी हमने पढ़ा था ना पुनर्बनल का सिद्धांत, जिसे व्यवहार का सिद्धांत भी कहा जाता है। किसने दिया था इसको? पावलोव ने दिया था? नहीं, इसको पावलोव ने नहीं दिया था। अभी हमने पढ़ा पुनर्बलन के सिद्धांत को C.L. हॉल ने दिया था। किसने दिया था? C.L. हॉल ने दिया था, जिसको प्रयोग किया गया था किस पर? चूहे पर प्रयोग किया गया था। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि गलत यहाँ पे प्रतिपादक का नाम दिया हुआ है। ठीक है, ये वाला गलत हो जाएगा। अगला देखो, कोहलर अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया हुआ है, जबकि अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया गया था किसके द्वारा? मैक्स के द्वारा। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया गया था मैक्स के द्वारा, जिसे कोहलर का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। कोहलर का सिद्धांत कहा जाता है, कोहलर ने नहीं दिया था, मैक्स ने दिया था। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला देखो, थर्नडाइक के अनुसार त्रुटि का सिद्धांत। तो थर्नडाइक के अनुसार त्रुटि का सिद्धांत दिया गया था, यानी कि थर्नडाइक ने त्रुटि का सिद्धांत दिया था, भूल का सिद्धांत दिया था, जिसको बिल्ली पर प्रयोग किया गया था। तो याद रहेगा। तो ये वाला ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। थर्नडाइक त्रुटि का सिद्धांत सही हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या बना है आपके लिए। यहाँ पर देखो, वही पूछा है, पुनर्बलन के सिद्धांत को क्या कहा जाता है। हमने क्या देखा? पुनर्बलन के सिद्धांत को व्यवहार का सिद्धांत भी कहा जाता है, जिसे C.L. हॉल ने दिया था। जिसे C.L. हॉल ने दिया था किस पर प्रयोग करके? चूहे पर प्रयोग करके। और यहाँ पे देखना, इस वाले सवाल में इस जगह पे पावलोव लिखा हुआ है। तो पावलोव ने क्या दिया था? पावलोव ने दिया था यहाँ पे शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत। किसको दिया था? शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत, ये वाला, जिसको पावलोव ने दिया था। चलो याद रहेगा। अपनी कॉपी में सब कुछ लिखते जाना, ताकि एंड में जब एग्जाम आए तब तुरंत आप लोग रिवाइज करते चलो और आपको वीडियो की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, चलो अगला। इस वाले सवाल में भी आपको असत्य कथन चुनने हैं। चलो ऑप्शन देखो। बच्चों में अधिगम की प्रक्रिया प्रतीक, स्थान और प्रशिक्षण होती है। व्यवहार के कारण व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। अनुभव के बाद व्यवहार में होने वाले परिवर्तन अनुकूल हैं। मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति ही किसी क्रिया को अच्छे से कर सकता है। कौन सा यहाँ पे असत्य कथन हो जाएगा? चलो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस मैंने पुराने जो दिए हुए थे एग्जाम में उसको लिए हुए हैं। पुराने एग्जाम में आए हुए कहने का ये मतलब ये है कि बाल मनोविज्ञान शिक्षा के विज्ञान के अंतर्गत आता है, जिसको टेट वाले पढ़ते हैं, शिक्षक भर्ती वाले पढ़ते हैं, जिसका मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था। अगर आपने नहीं देखा होगा तो जाकर देख लेना। उसमें मैंने आपको बताया था कि ये इसमें क्या होना चाहिए था, इस सिलेबस में क्या होना चाहिए और कब तक हमको बुक का वेट कर लेना चाहिए, फिर बुक खरीद लेना चाहिए। अगर आपको देखना है तो 60 सेकंड का वीडियो है, जाकर शॉर्ट वीडियो में जाकर देख लेना। चलो सॉल्व करें इसको। क्या हो जाएगा? बच्चे में अधिगम की प्रक्रिया प्रतीक, स्थान और प्रतिक्षण होती है। ये सही हो जाएगा। इसको हमने पिछले वीडियो में पढ़ रखा है। अगला देखो, व्यवहार के कारण व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। ये भी सही है। यहाँ पे आपको कमेंट करके मुझे ये बताने हैं कि इसको किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में पढ़ रखा है। तो अगर आपने देखा होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसको किसने कहा है, और इससे आपका भी प्रैक्टिस हो जाएगा एक बार। चलो अगला देखो, अनुभव के बाद व्यवहार में होने वाले परिवर्तन अनुकूल हैं। ये वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अधिगम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूरा लाइन, अनुभव के बाद व्यवहार में होने वाले परिवर्तन अधिगम है हो जाएगा। ये अनुकूल शब्द यहाँ पे नहीं आएगा। तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पे गलत है, इसलिए ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि क्या पूछा है यहाँ पे? असत्य कथन पूछा है, यानी कि असत्य को यहाँ पे टिक मारना है। अगला देखो, मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति ही किसी क्रिया को अच्छे से कर सकता है। जैसे कि अगर आप में से किसी का तबीयत खराब होगा, अच्छा नहीं लगेगा, तो आपको ये वाला पढ़ने का मन ही नहीं करेगा। अगर आपका हेल्थ अच्छा होगा तो पढ़ने का मन भी करेगा। वही वाला ये लाइन बताया गया है। ठीक है, समझ आ गया। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में आपको बताने हैं, क्रिया अनुबंध का सिद्धांत किसकी देन है? क्रिया अनुबंध का सिद्धांत किसने दिया है? थर्नडाइक, स्किनर, पावलोव, अल्बर्ट, किसने दिया है? चलो अभी हमने इसको पढ़ा था ना। क्या हो जाएगा सही जवाब इसका? स्किनर हो जाएगा। पूरा नाम क्या है? क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत किसने दिया है? तो इसका सही जवाब होगा स्किनर ने दिया था, जिसको इन्होंने कबूतर और चूहे पर प्रयोग किया था। किस पर प्रयोग किया था? कबूतर और चूहे पर प्रयोग किया था। ये भी सवाल पूछा हुआ है। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। बुरी आदतों को छुड़ाने तथा अच्छी आदतों के निर्माण के लिए अधिगम का कौन सा सिद्धांत उपयुक्त है? उद्दीपन, परिवर्तन, क्रिया प्रसूत अनुबंध, कुलित अनुक्रिया या समीपता का सिद्धांत। क्या हो जाएगा सही जवाब इसका? चलो बनाओ।
बुरी आदतों को छुड़ाने तथा अच्छी आदतों के निर्माण के लिए अधिगम का कौन सा सिद्धांत उपयुक्त है? चलो बनाओ, कोशिश करो, क्या हो जाएगा सही जवाब इसका? उद्दीपन परिवर्तन का सिद्धांत, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखते हैं। सवाल देखो, यहाँ आपको बताने हैं अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। ये परिभाषा किसने दिया है? स्किनर, वुडवर्थ, गेट्स या पावलोव? किसने दिया है? अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। चलो बनाओ, क्या हो जाएगा सही जवाब इसका? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 यानी कि गेट्स ने इस परिभाषा को दिया है और कहा है कि अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा ही व्यवहार में संशोधन किया जा सकता है और यही अधिगम कहलाता है। तो चलो ये वाला सवाल देखो, इसमें आपको बताने हैं सामाजिक अधिगम प्रारंभ होता है और 5 क्वेश्चन बचा हुआ है। प्रतिद्वंद्विता से, संपर्क से, प्रेम भावना से या उपयुक्त सभी से सामाजिक अधिगम प्रारंभ होता है। किससे? अधिगम का मतलब क्या होता है? सीखना। समाज से कैसे सीखते हैं हम लोग? जब समाज के साथ में संपर्क स्थापित होता है। तो ऑप्शन नंबर कहाँ पे लिखा हुआ है? संपर्क। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। सामाजिक अधिगम प्रारंभ होता है संपर्क से। ठीक है, चलो अधिगम का परिणाम है, यहाँ पे अधिगम का परिणाम पूछा गया है। विचार, विकास, समानता, सक्रियता। ऐसा ही सवाल हमने पिछले टाइम करा था। चलो बनाओ इसको, क्या हो जाएगा सही जवाब? क्या हो जाएगा? अधिगम का परिणाम है, सीखने से हमारा क्या होता है? डेवलपमेंट होता है ना, विकास होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। यहाँ पे अधिगम का परिणाम है विकास। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 4 क्वेश्चन बचा हुआ है यहाँ पर। गेट्स के अनुसार, गेट नहीं है यहाँ पे, गेट्स कर लेना इसको, सा यहाँ पे लिख लेना। गेट्स के अनुसार डैश एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन की अधिगम है। चलो यहाँ पे डैश में शब्द लिखा हुआ है और इसके साथ में संशोधन की अधिगम है, संशोधन ही अधिगम है, यहाँ पे लिख लेना। चलो अब सेंटेंस को पढ़ो। गेट्स के अनुसार डैश एवं प्रशिक्षण द्वारा ही व्यवहार में संशोधन ही अधिगम है। चलो बताना क्या हो जाएगा इस डैश वाले जगह में? अभिवृद्धि, सक्रिय भागीदारी, संपर्क या अनुभव? क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा सही जवाब? अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन ही अधिगम है। क्या हो जाएगा? अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन ही अधिगम है गेट्स के अनुसार। चलो याद रखना इसको। देखो कुछ कुछ सवालों को ना कुछ कुछ जो परिभाषाएं दी हैं उसको आपको रटना पड़ेगा, कीवर्ड्स निकाल के, जैसा कि हम लोग स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं। और अगर आप नए हैं, पहली बार इस चैनल में आए हैं, तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना और बाकी 6 वीडियोस हमने बना लिया है बाल मनोविज्ञान के लिए, उसको भी पढ़ लेना, क्योंकि अभी तक ये मेंशन किया हुआ है, दूसरा नोटिफिकेशन नहीं आया है CGPSC की तरफ से बाल मनोविज्ञान के लिए, तो सिलेबस अभी तक मेंशन है। ठीक है, चलो इस सवाल को करो। यहाँ आपको बताने हैं कौशल सीखने की पहली अवस्था क्या है? कल्पनाशीलता, अनुकरण, यथार्थता या समन्वय? क्या हो जाएगा? कौशल सीखने की पहली अवस्था, कौशल यानी कि होता है स्किल सीखना। कैसे सीखते हैं हम लोग? कॉपी करके ना। तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? कॉपी को हिंदी में क्या बोलते हैं? अनुकरण कहते हैं। तो दूसरे नंबर का यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा। कौशल सीखने की पहली अवस्था है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि अनुकरण हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखो, आखिरी दूसरा सवाल है। कोहलर का सिद्धांत है, आपको बताने हैं कोहलर का सिद्धांत और कौन सा है? यहाँ पे सूझ का सिद्धांत, क्लासिकल कंडीशन का सिद्धांत, समीपता का सिद्धांत या उपर्युक्त सभी? क्या हो जाएगा? कोहलर का सिद्धांत और कौन सा है? चलो बनाना। किसने दिया था? मैक्स ने दिया था, हमने पढ़ा था ना, मैक्स ने दिया था, जिसे हमने अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी कहा था, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत या फिर सूझ का सिद्धांत। तो कोहलर का सिद्धांत हम लोग सूझ का सिद्धांत को भी कहते हैं, ये दूसरा नाम है उसको। किसने दिया था? मैक्स ने दिया था। और इसने किस पर प्रयोग किया था? चिंपैंजी पर किया था ना, चिंपैंजी पर किया था, याद रखना। चलो यहाँ पे आपको बताने हैं अधिगम का वक्र नहीं है, और इस वाले सवाल को आप लोग मुझे आंसर करेंगे कमेंट करके, क्योंकि इसका मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया था और यहाँ से सवाल बन सकते हैं। तो इसको ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि पिछले वाले वीडियो में पढ़ लिए हम लोग इसको। ठीक है, चलो तो इस वीडियो को यहीं पे ऐड करते हैं। मैं आपको मिलती हूँ अगले वाली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।